श्रोताओं, साहित्य हृदय से उपजता है, मस्तिष्क में पकता है और लिखते लिखते निखरता है। आज साहित्य के लिए अनेक मंच है, अपनी बात कहने के बहुत सारे अवसर हैं, परंतु उसे निखारने और सुधारने के साधन बहुत सीमित है। कुछ स्वयंसेवी संस्थाओं ने साहित्यकारों को आगे बढ़ाने का बीड़ा उठाया है। आइए सुनते हैं उन्हीं पर आधारित एक परिचर्चा। साहित्य के विकास में निजी साहित्यिक संस्थाओं का योगदान। प्रतिभागी विशेषज्ञ हैं जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्य सेवी श्री जगदीश मित्तल, वरिष्ठ कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुधाकर पाठक, वरिष्ठ शायर और समाज सेवी डॉक्टर संजय जैन। परिचर्चा का संचालन कर रही हैं युवा कवि और समाज सेवी श्री भुवनेश सिंघल। नमस्कार। बहुत सारी ऐसी गतिविधियां साहित्यिक संस्थाएं चला रही हैं जिनसे नवांकुरों को आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है। इसमें कोई संकोच नहीं है कहते हुए कि साहित्यिक संस्थाओं का योगदान इस राष्ट्र में बड़ा है, चाहे वह रचनात्मक लेखन हो, कार्यशालाएं हो और प्रशिक्षण हो। प्रकाशन के अवसर प्रदान करती हैं इस संस्थाएं नए युवाओं को, अपने पैसे से उनकी किताबें भी छापती हैं। कई बार उनको पटल पर लाया जाता है। इसके अतिरिक्त चाहे वो साहित्यिक प्रतियोगिताएं हों और उनको पुरस्कार देने का भी कार्य हो, इन सब के माध्यम से उनको आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। खुले मंच और जो काव्य पाठ, आजकल एक नई शैली आई है ओपन माइक की, उसके माध्यम से भी संस्थाएं विभिन्न अवसर दे रही हैं युवाओं को और साहित्य को। और भी रचनात्मक लेखन कार्यशालाएं भी की जाने लगी हैं अब आजकल। प्रकाशन के अवसर तो सदा रहे हैं साहित्य में, प्रतियोगिताएं और पुरस्कार ये भी लगातार इस युग में देखने को मिल रहा है कि बढ़ोतरी हो रही है इनमें। आइए इन सब पर ही चर्चा करते हैं। मैं सबसे पहले संजय गर्ग जी से निवेदन करूंगा, क्योंकि सूर्य साहित्यिक परिषद के आप अध्यक्ष हैं, क्या आपका अनुभव है और क्या आपने अभी तक की ऐसी गतिविधियां महत्वपूर्ण की हैं जिसमें युवाओं को और युवा साहित्यकारों को आगे बढ़ाने के अवसर मिल रहे हैं? जो निजी साहित्यिक संस्थाएं हैं वो साहित्य को बढ़ाने में, उसकी रचनात्मकता को बढ़ाने में एक अहम भूमिका अदा करती है। जी। सरकार अपने स्तर पर कवियों को, साहित्यकारों को बढ़ावा देने का काम करती है, उन्हें एक बड़ा मंच प्रदान करती है। लेकिन यदि आप ये कहें कि ज़मीनी स्तर पर आप नवांकुरों को जब देखते हैं तो शायद वहाँ तक पहुँचाने के लिए जो निजी संस्थाएं हैं वो एक अहम भूमिका अदा करती है। हमारी जो संस्था है ये अभी पिछले लगभग 2 साल से कार्य कर रही है और इसके अंदर अलग अलग स्तर पर हम कार्य करते हैं। हमारा लक्ष्य ये है कि हम नवांकुरों को मंच देते हैं। हम अपनी संस्था से जो रचनाकार हैं उनकी पुस्तकों का विमोचन करते हैं। इसके अलावा वर्ष में एक बार हम वरिष्ठ साहित्यकार का सम्मान करते हैं। इसके अलावा हम जो साहित्यकार या जो नवांकुर कवि हैं, हम उनको ये मौका देते हैं कि वो अपनी प्रतिभा का पूरा फायदा उठाकर उनको एक मंच पर लाकर वरिष्ठ साहित्यकारों के बीच में बिठाते हैं और उनकी रचनाओं का जहां उसके अंदर लगता है कि कुछ कमियां हैं तो हम उनको वो भी उपलब्ध कराते हैं। अगर मान लीजिए कोई गीत लिखना चाहता है, कोई मुक्तक लिखना चाहता है, कोई कविता लिखना चाहता है, कोई गज़ल लिखना चाहता है, कोई कहानी लिखना चाहता है, तो जो उस फील्ड के जो वरिष्ठ साहित्यकार हैं हम उनके पास उनकी रचनाओं को भी भेजते हैं और उनको बताते हैं कि उसके अंदर वो सलाह भी देते हैं ताकि वो अपनी त्रुटियों को दूर कर सकें और एक अच्छे साहित्यकार बनने में मदद कर सकें। तो क्या बदलाव देखते हैं कि इससे समाज में कुछ बदलाव आ रहा है इस तरह जी की बिल्कुल। गतिविधियों से? मैं आपको बताऊं कि हम द्वारका में एक रामलीला कराते हैं स्कूल के बच्चों से। ये एक पूरे दुनिया में आपको कहीं ऐसी रामलीला नहीं मिलेगी जहां साहित्य, संस्कार और कला तीनों का संगम आपको दिखाई देता है, जिसमें लगभग 3 से 4 हज़ार बच्चे सम्मिलित होते हैं और लगभग 30 से 35 विद्यालय उसमें जुड़ते हैं, जिसमें कोई एक जो है गणेश वंदना करता है, फिर कोई उसमें रामलीला करता है, फिर उसके अंदर लोक नृत्य किए जाते हैं। बहुत अच्छा। और जब हम उनके अभिभावक हैं उनके चेहरों पर वो देखते हैं तो बड़ी खुशी का अनुभव होता है। बहुत अच्छा आपने जानकारी दी। और निश्चित रूप से बदलाव की एक प्रक्रिया तो सामाजिक संस्थाओं द्वारा हो रही है, साहित्यिक संस्थाओं द्वारा हो रही है। आइए सुधाकर पाठक जी की ओर चलते। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी, आपके जैसे नाम में ही भाषा शब्द आ रहा है और वो भी हिंदुस्तानी भाषा, तो ये केवल हिंदुस्तानी भाषा है या हिंदुस्तानी भाषाएं हैं? इस पर जरा प्रकाश डालिए कि विभिन्न भाषाओं के लिए आप कार्य करते हैं, केवल एक भाषा के लिए करते हैं? ये हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की स्थापना 10 वर्ष पूर्व हुई थी जी। और इसका उद्देश्य था कि भारत की सभी भाषाओं को साथ लेके बढ़ा जाए, जिसके अंदर वो सभी भाषाएं हैं जो 8वीं अनुसूची में दर्ज हैं। जी। इसके अलावा सभी बोलियां, उपभाषाएं, सबको हम लोग सम्मिलित करते हैं।
विशुद्ध रूप से हम लोग भाषाओं पे काम कर रहे हैं। हम एक पत्रिका का भी प्रकाशन करते हैं, उसका नाम है हिंदुस्तानी भाषा भारती पत्रिका है। उसके अंदर भी सिर्फ भाषाओं पे चर्चा होती है। एक विशेषांक निकलता है जो किसी एक विशेष भाषा के ऊपर केंद्रित होता है। हर अंक अलग भाषा पे केंद्रित होता है, हर उपभाषा पे होता है, हर बोली पे होता है, चाहे भोजपुरी हो, चाहे मैथिली हो, चाहे अवधी हो, चाहे बुंदेली हो, चाहे मालवी हो, किसी भी भाषाओं पे एक अंक को हम केंद्रित करते हैं। तो ये तो रहा भाषा वाले प्रश्न का। हिंदुस्तानी भाषा अकादमी की जो स्थापना हुई है उसका उद्देश्य था कि साहित्य और भाषाओं को साथ साथ लेके चलना है। हमारा मानना है कि अगर भाषाएं बचेंगी तो साहित्य बचेगा। भाषा को जानने वाला, पढ़ने वाला, समझने वाला कोई होगा नहीं तो साहित्य तक वो लोग पहुंचेंगे कैसे। इसलिए युवाओं को, विशेष रूप से स्कूली बच्चों को भाषाओं से जोड़ने का काम हम लोग करते हैं। हमारा एक शिक्षक प्रकोष्ठ है जिसके अंदर करीब 1400-1500 भाषा शिक्षक जुड़े हुए हैं और हम भारतीय भाषा उत्सव प्रत्येक वर्ष मनाते हैं। भारत सरकार की शिक्षा विभाग के द्वारा जो भारतीय भाषा समिति बनी है उसने भारतीय भाषा दिवस मनाने की घोषणा की थी 2022 में। तब से हम लगातार भारतीय भाषा दिवस मनाते हैं, जिसके अंदर भारतीय भाषाओं के मेधावी छात्रों और उनके पढ़ाने वाले शिक्षकों को हम लोग सम्मानित करते हैं। उसके अंदर 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को, 100% अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को, उनको भव्य कार्यक्रम में हम सम्मानित करते हैं। 1 वर्ष पूर्व जो कार्यक्रम 2 वर्ष पूर्व किया था वो हमने तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में किया, जहाँ 10,000 बच्चों को और शिक्षकों का सम्मान किया, जिसमें पूर्व राष्ट्रपति जी राम कोविंद जी आए थे, मीनाक्षी लेखी जी तत्कालीन संस्कृति मंत्री थे। कुल मिलाकर आप भाषा साहित्य के विभिन्न आयाम जो उन पर काम कर उस पर भी काम कर रहे हैं और हम प्रकाशन पे काम कर रहे हैं। हम निःशुल्क पुस्तकों का प्रकाशन करते हैं। हम काव्य प्रतिभा खोज के माध्यम से नवांकुर कवियों को लाते हैं, उनको बड़े मंचों तक ले जाने का प्रयास करते हैं। जैसे जो बड़े लोग काम कर रहे हैं यूनिवर्सिटी के अंदर, किसी सरकारी संस्थान में, हम प्रत्येक वर्ष एक समीक्षा सम्मान की घोषणा हम करते हैं, जिसके अंतर्गत किसी पुस्तक का एक पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से किसी पुस्तक का चयन करते हैं, उसके ऊपर हम लोग समीक्षाएं आमंत्रित करते हैं और सर्वश्रेष्ठ समीक्षाकार को सम्मानित करते हैं। उन समीक्षाओं को पुस्तक के रूप में लेके आते हैं। बहुत अच्छा। काव्य प्रतिभा खोज करते हैं। हम साहित्य की विभिन्न विधाओं के ऊपर, जैसे हमने पहले गीत के ऊपर काम किया, फिर गजल पे किया, इस वर्ष हमने दोहे पे काम किया। तो जब गीत का काम किया तो हमने पूरे देश से गीतों को आमंत्रित किया। तो करीब 175 से ज्यादा गीतकारों ने अपने गीत भेजे, उनका चयन किया गया। 50 गीतकारों का चयन हुआ एक निर्णायकों के द्वारा, एक पारदर्शी प्रक्रिया से उनको पुस्तक रूप में लाए। फिर दिल्ली के अंदर उसका भव्य आयोजन किया, उन सबको सम्मानित किया गया और सर्वश्रेष्ठ को नगद पुरस्कार राशि दी जाती है। और ये निःशुल्क योजनाएं होती है, पुस्तक के लिए कोई किसी से पैसा नहीं लिया जाता। मतलब आपकी संस्था की बात करें और अन्य समग्र साहित्यिक संस्थाओं की बात करें तो उनके इन योगदान से किस प्रकार से देखते हैं कि साहित्य आगे बढ़ रहा है या साहित्य और अधिक स्थापित हो पा रहा है? मुझे लगता है साहित्य भी आगे बढ़ रहा है और भाषा भी आगे बढ़ रही है। आप समझिए, जिन बच्चों की मैंने बात की थी, जो भारतीय भाषाओं के बच्चे हैं, भारतीय भाषाओं की स्थिति बहुत ठीक नहीं है देश के अंदर। खासकर निजी विद्यालयों के अंदर 8वीं और 9वीं कक्षा के बाद हिंदी को, संस्कृत को, भारतीय भाषाओं को छोड़ दिया जाता है। उसकी जगह अंग्रेजी, स्पेनिश, फ्रेंच, जर्मन इनको ले लिया जाता है। तो हम प्रयास कर रहे हैं विद्यालयों के अंदर जाके कि हमारी भारतीय भाषाओं को पढ़ा जाए, विशेष रूप से हिंदी और संस्कृत को पढ़ाई जाए। तो इसके माध्यम से एक बड़ा बदलाव हुआ। जब हमने पहला 2015 में जब हमने इस आयोजन किया था, मात्र 225 बच्चे और 10 विद्यालय थे। आज अभी मेरा 15 दिसंबर को एक कार्यक्रम हम अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में करने जा रहे हैं, जहां 320 विद्यालय हैं, 900 भाषा शिक्षक हैं और 8000 से ज्यादा भाषा के जो मेधावी छात्र, उनको सम्मान किया जा रहा है। तो निश्चित रूप से जो कहाँ 225 बच्चों को लेके 10,000 बच्चों तक का जो एक सफर है, ये एक दिन में पूरा नहीं हुआ। इसके लिए 10 वर्ष का समय लग गया। और निजी विद्यालय, जो कॉन्वेंट विद्यालय है, इंटरनेशनल विद्यालय है, जो बहुत बड़े ब्रांडेड विद्यालय हैं, जो भाषा के नाम पे अपने बच्चों को कहीं अलग तरह की रोक लगा देते हैं, उन विद्यालयों के बच्चे अगर हमारे पास आ रहे हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा बदलाव हुआ है और इससे भाषा शिक्षकों का मनोबल भी बढ़ा है और भाषाओं के प्रति जागृति भी बढ़ी है। अच्छा, आइए चलते हैं श्री जगदीश मित्तल जी की और राष्ट्रीय कवि संगम के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्हीं से जानते हैं कि उनकी क्या गतिविधियां उनके संगठन की और इसके अतिरिक्त भी समाज में किस प्रकार के बदलाव साहित्य के क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। आदरणीय जगदीश जी, हमको बताएं कि किस प्रकार के बदलाव इन पहलों से, जैसे छोटी छोटी संस्थाएं पहल करती है, युवाओं को मौका देना, पुस्तकों का प्रकाशन करना, उनका सम्मान करना, साहित्यिक गतिविधियां करना, चाहे पत्रिका का प्रकाशन हो, उनकी अपनी पुस्तकों का प्रकाशन हो, इस प्रकार की गतिविधियां हैं, उसमें आपका क्या योगदान है साहित्य के क्षेत्र में रहता है और किस इकाइयों के माध्यम से क्या आपने वो चयन प्रक्रिया है जिससे हम ये सुनिश्चित कर पाए कि आप साहित्य को आगे बढ़ाने में आपकी संस्था या ऐसी निजी संस्थाएं योगदान दे रही हैं? मैं अनुभव करता हूँ राष्ट्रीय कवि संगम इस काम में जो योगदान देना चाहिए वो दे रहा है। आज से 19 साल पहले राष्ट्रीय कवि संगम प्रारंभ हुआ, एक छोटी सी काव्य गोष्ठी से शुरू हुआ और आज उसका विस्तार देश के सब प्रांतों में और कई प्रांतों के सब जिलों में और भारत की सीमाओं को पार करके विदेशों तक भी पहुंचा है। बहुत अच्छा। और मासिक काव्य गोष्ठियों के माध्यम से युवा कवियों को हम काव्य गोष्ठी में बुलाते हैं और उनका काव्य सुनने के बाद में
उनको कुछ सुझाव देते हैं और ये मार्गदर्शन वरिष्ठ कवियों के द्वारा दिया जाता है। ऐसे ही काव्य लेखन के लिए कार्यशालाएं भी लगती हैं। जी जी। आज देश भर में संख्या का उल्लेख करना विवादास्पद हो जाता है, लेकिन हजारों कवि, क्योंकि देश के हर प्रांत में हमारे जब अधिवेशन होते हैं तो 300 कवि एक अधिवेशन में आते हैं, और सब प्रांतों का मतलब हजारों की संख्या तक, और हर वर्ष ये अधिवेशन होते हैं, कुछ बदलते भी रहते हैं लोग आने वाले। और दूरदर्शन पर जो कवि आते हैं या आकाशवाणी पर आते हैं, उसमें भी अधिकांश लोग हमारे इस पाठशाला से होकर के निकले हुए लोग हैं। तो अधिवेशन की आपने बहुत अच्छी चर्चा की है कि विषय छूट रहा था। अधिवेशन की आवश्यकताएं क्यों महत्वपूर्ण हो जाती हैं साहित्य के क्षेत्र में, इस पर जरा प्रकाश डालें। अधिवेशन को मैं इसलिए महत्वपूर्ण मानता हूँ कि हम कई बार बात करते हैं, हमारा उस प्रांत में काम है, उस प्रांत में काम है, इस प्रांत में काम है, इतने लोग हैं, तो बाकियों को ऐसा लगता होगा कि ये केवल कहने के लिए कह रहे होंगे। जब आमने सामने आकर के लोग मिलते हैं, एक दूसरे को समझते हैं, तब लगता है कि अच्छा ये तमिलनाडु से आया है, ये आसाम से आया है, ये वहाँ से आया है। तो वो एक संस्था का वास्तविक परिचय सबके सामने आता है और सबको संतोष होता है कि हम किसी बड़े संगठन से जुड़े हुए हैं। मतलब वहाँ कवि एक दूसरे को जानते भी और उनकी जो क्षमताएं, उनकी कार्यशैली है, उनके अनुभवों का लाभ भी लेते हैं। बिल्कुल, उनके जितने भी अनुभव हैं एक दूसरे से वो एक्सचेंज करते हैं। जब कोई कविता का पाठ कर रहा होता है तो दूसरा उससे सीखता भी है, इसने कैसे कविता प्रस्तुत की, जिसके कारण से तालियां बजी, प्रभावी हुआ, तो दूसरा भी उसको फॉलो करने की कोशिश करता है, वो आगे बढ़ता है। अच्छा, दो चलन आजकल साहित्य में देखे जा रहे थे जिसको डिफाइन किया गया कि एक मंचीय और एक साहित्यिक गतिविधियां। तो क्या अंतर इसमें महसूस कर रहे हैं, और आकर्षण किस क्षेत्र में आजकल ज्यादा आता जा रहा है? क्योंकि जब साहित्यिक योगदान की बात करेंगे तो महसूस करना पड़ेगा, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि आज ये मानना भी पड़ेगा कि मंचीय जो कला है, जो मंचीय प्रस्तुति है, उसकी ओर थोड़ा सा आकर्षण कहीं अधिक बढ़ रहा है। मगर जब गंभीर साहित्य की बात करते हैं तो आपको साहित्य के क्षेत्र में आना ही पड़ता है, पुस्तक प्रकाशन के क्षेत्र में आना पड़ेगा, पत्रिका प्रकाशन के क्षेत्र में आना पड़ेगा। तो इसमें कहाँ आप ज्यादा आकर्षण देखते हैं, और ऐसा क्यों जरूरी होता जा रहा है कि मंच की ओर ज्यादा आकर्षण आ रहा है, और इसमें साहित्य के क्षेत्र की जो प्रतिभाएं हैं उनको किस प्रकार से आगे लाना आवश्यक हो गया है? कवियों में सामान्यतः लिखने वाले तो बहुत है और उनका लेखन पुस्तकों तक कई बार सीमित रह जाता है। पढ़ने की जिज्ञासा लोगों में धीरे धीरे कुछ कम होती है। अच्छा साहित्य भी लाइब्रेरी में कहीं जाकर के बंद हो जाता है, और उन किताबों को पढ़ने के लिए व्यक्ति को वहां तक जाना पड़ेगा, तब वो साहित्य सामने आएगा। मगर ये भी देखा गया है कि मंचीय कवि जो है उसकी आयु अभी उतनी लंबी नहीं है जितनी पुस्तकों की आयु लंबी है। निश्चित रूप से वो साहित्य के क्षेत्र में शोध के भी काम आती हैं, लोगों के अध्ययन के भी काम आती हैं। उसका अपना महत्व है और बहुत महत्व है, और उसके कारण से वो सदा जीवित रहने वाला है, शाश्वत है। जो पुस्तकों में लिखा गया है उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। पर आज एक समाज में अलग प्रकार का दिखावा हो रहा है। उस दिखावे के अंदर जब मंच पर व्यक्ति जाता है, श्रोताओं के अंदर उसका अपना एक महत्व हो जाता है। जब वो ताली बजाने वाली कोई बात आती है, कविताओं की जो महत्ता है वो आज हर जगह, उसकी कोई तुलना नहीं कर सकते हम। क्योंकि भले ही वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, हर नेता का भाषण तभी पूरा होता है जब उसमें कविता की 4 पंक्तियां आ जाती। बहुत सही बात आपने कही, वो हेडलाइन भी वही बनती है, और बहुत रिमार्केबल भी है। ये साहित्य के लिए एक बहुत ही अच्छी पहल भी है और अच्छी प्रेरणामयी भी है। जब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के अंदर यदि देश के प्रधानमंत्री किसी कवि की पंक्तियां को उद्धृत करते हैं तो वो निश्चित रूप से साहित्य जगत के लिए एक सम्मानजनक स्थिति बन जाती है और प्रेरणा भी देती है। तो क्या आप ऐसे ही भी कोई स्थितियां हैं जब युवा कवियों को आप आगे बढ़ाने के लिए उनका, जैसे आपने, मैंने कई बार एक दो बार कहीं से सुना है, आप कहते हैं पालक बालक वाली बात, वो कहीं से मैंने सुनी थी, तो वो क्या है? ऐसा हम युवा कवियों को एक बात कहते हैं जी कि आपने 4 पंक्तियां लिखी और लिखते ही आपकी इच्छा हो जाती है कि मुझे मंच मिले शीघ्र। मैं उनको कहता हूँ, मंच पर आपको सिफारिश से कोई चढ़ा तो सकता है, पर टिकाने का काम आपकी पंक्तियां करेंगे। बहुत सही बात कही, बहुत अच्छी बात। और इससे उसको हम कोशिश करते हैं वो ठीक से पूरा धैर्य से आगे बढ़े। बिल्कुल, आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। मुझे भी लगता है, देखिए ये तो सोशल मीडिया का ज़माना है, 30 सेकंड की रील वायरल हो जाती है, तो लोगों को जो अध्ययन था, पठन पाठन था, गुरु शिष्य परंपरा की बात थी, ये कहीं पिछड़ती जा रही है। ये तो साहित्य में इस चीज़ की कमी देखी जा रही है।
पहले वर्षों लग जाते थे पढ़ने में, फिर कहीं जाके एक पुस्तक आती थी, पता चलता 100-100 200-200 लोगों ने पुस्तकें लिख दी हैं, इतनी पुस्तकें लिखी गई हैं, लोगों को लगता है कि ये कविता लिखती है और किसी तरह मैं मंच पर जाके उसको छा जाऊं। इस तरह का जो आकर्षण है, इससे भी साहित्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा है। और हमारी जैसी जो संस्थाएं हैं, इस गुरु शिष्य परंपरा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है, सिखाने का काम। जैसे जैन साहब की संस्था है, आदरणीय जगदीश मित्तल जी की संस्था है, ये गुरु शिष्य परंपरा को भी आगे बढ़ा रही है, लोगों को सीखने के लिए प्रेरित कर रही है, जहाँ उनको गुरुओं के रूप में उनको सिखाने वाले लोग मिलते हैं। मैं कह रहा था जी। कि एक बालक कवि है, वो 4 लाइनें लिखने के बाद मंच की अपेक्षा न करे, किसी बड़े कवि को जाकर के दिखाए कि दादा मैंने 4 लाइनें लिखने का प्रयास किया, लिखी है नहीं, लिखने का प्रयास किया है, कुछ इसमें सुधार करके बताइए। और उससे क्या होगा, लिखने वाले का अहंकार कम होगा, बिल्कुल। सामने बड़े कवि के पास जाने से उसका सम्मान होगा। आज बहुत बड़े बड़े कवि मंचों पर नहीं होंगे, लेकिन उसको लगेगा कि भाई मेरी भी कोई अहमियत है, ये छोटा बालक मेरे से सीखने आया है। बिल्कुल। तो वो बालक कवि को एक पालक कवि चाहिए। बहुत अच्छी बहुत बात, सही सही। मतलब ये भी और वही गुरु और शिष्य इसके परंपरा साथ में का- एक और कहता हूँ कि हर पालक कवि का एक बालक कवि भी होना चाहिए। जो बड़ा कवि है वो सोचता है कि मेरा तो काम लिखना खुद का है, लेकिन उसकी साहित्यिक विरासत वो अपने बेटे को नहीं दे सकता। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, बहुत बेशक, अच्छी बात, बहुत बहुत सही सही बात। बात कही आप। सही कहा। साहित्यिक विरासत तो उसके पास होगी जिसको उसने कलम पकड़ना सिखाया होगा, बिल्कुल। लिखना सिखाया होगा। वही बालक मंच पर जाते हुए कहेगा कि मैं 4 पंक्तियां पहले अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित करता हूँ जिन्होंने मुझे लिखना सिखाया है। बिल्कुल सही। तो यदि आपको अपनी बड़े कवियों को साहित्यिक विरासत के रूप में किसी को सौंपना है तो 4, 5, 7, 10 कवियों को लिखना सिखाइए। वो बालक कवि और पालक कवि दोनों ही आवश्यक हैं। बिल्कुल। हम तो बल्कि यहाँ तक अब कहने लगे हैं, कोई बड़ा कवि है कि भाई आपको कविता पढ़ने का अवसर बाद में मिलेगा, जब आप ये कहेंगे कि भाई नहीं, मेरे से पहले ये 2 बालक कवि आए हैं, पहले इनको पढ़ाइए। जी। बहुत अच्छी बात बहुत अच्छी कही बात। आपने जगदीश जी। मैं संजय जी आपकी ओर लौटता हूँ। जी। क्या साहित्य के क्षेत्र में ऐसा और किया जा सकता है कि हम कोई नया तुलसीदास पैदा कर सके? अभी देखने में आ रहा, वर्तमान में मंचीय कवि तो बहुत आगे है, मैं नाम लूँ 4-6 नाम तो बहुत ही है, मगर फिर भी आज भी जो बहुत ऊपर आगे गए हैं मंचों की दुनिया में, तो वो इतने ही नाम है कि जिनको आप उंगलियों पर गिन लो। जी। मगर ऐसा कोई नाम अभी निकल कर नहीं आता, दिखाई देता साहित्य के जगत में, जिसको हम तुलसीदास की श्रेणी में खड़ा कर सके, कबीर की श्रेणी में खड़ा कर सके, सूर की श्रेणी में कर सके। तो ऐसा क्या साहित्यिक संस्थाएं और विशेष योगदान दें कि ऐसा कोई व्यक्ति निकल कर आए और पूरे भारत की गरिमा को और आगे ले जाने का काम करे? जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जैसा भी चर्चा चल रही थी कि मंच पर, मुझे भी लगभग 35 साल मंचों पर हो गए हैं जी। और मेरा ये सौभाग्य रहा कि मुझे साहित्य लिखने का भी अवसर माता की कृपा से प्राप्त हुआ। मंच पर क्या है कि आपकी लेखनी जो है वो उतना मैटर नहीं करती है जितनी आपकी प्रस्तुति मैटर करती है। आपके पास बहुत अच्छा साहित्य ना भी हो, लेकिन अगर आप मंच के मजे हुए कलाकार हैं, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, बहुत सारे मंच पे ऐसे आपने कभी देखे होंगे जिनके पास साहित्य के नाम पर यदि मैं उनको आंकूं तो शायद 10% भी नहीं होगा, लेकिन 90% उनकी प्रस्तुति जो है वो वाहवाही का कारण बनती है। जबकि अगर साहित्य की कसौटी पर आप देखें तो वो बिल्कुल आपने सही कहा, जैसे जगदीश जी ने भी कहा, वो किसी भी तरीके से उस पर वो नहीं आते। तो हमारा ये प्रयास है कि हम, जैसा मित्तल साहब ने बिल्कुल सही कहा, कि हम जो बालक कवि हैं उनको पालक कवि के पास भेजकर उसकी त्रुटियों को जब वो ठीक करते हैं, उनको बताते हैं। जैसे हम भी दोहा, मान लीजिए एक विदा ली, तो हम जो आज के दौर के सशक्त हस्ताक्षर दोहे के हैं, हम कोई जब वो लेते हैं, तो अगर मुझे कोई पुस्तक प्रकाशित करनी है तो मैं खुद स्वयं अपनी भी अगर बात करूं, तो अगर मुझे कोई दोहा संग्रह निकालना है या छंद संग्रह निकालना है या गजल संग्रह निकालना है, तो मैं किसी न किसी बड़े उस साहित्यकार के चरणों में वो भेज देता हूं। और यही हम अपने संस्था के साथ जुड़े हुए जो लोग हैं, चाहे वो नवांकुर हो चाहे वो प्रतिष्ठित कवि हो, बहुत अच्छा, हम प्रयास करते हैं कि वो सभी इस बहुत तरह अच्छा। आए और सुधाकर तुलसी जी और कबीर जी की तरह भी। सुधाकर जी की ओर जाता हूँ मैं। सुधाकर जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी आपकी चाहूँगा कि मंचों में तो आकर्षण आया, तो हमारी साहित्यिक संस्थाएं ऐसा क्या नहीं कर पा रही कि हम साहित्य में आकर्षण कर सके? ये कहीं ऐसा तो नहीं है विषय साहित्यिक संस्थाओं से हम लोगों से छूट रहा हो कि हम साहित्य में, जिसको विशुद्ध साहित्य कहा जा रहा है, कि उसमें हम आकर्षण नहीं पैदा कर पा रहे, उसमें लोग अपना करियर नहीं देख पा रहे हैं? ऐसा तो कहीं नहीं है। समकालीन साहित्य के अंदर बहुत अवसर है, सिर्फ जरूरत है कि उनको सही और बहुत सही लिखा जा रहा है। वर्तमान समय में भी युवा बहुत अच्छा लिख रहे हैं,
कुछ पुस्तकों का आप देखिए जो सूची निकल के आती है जिसको बेस्ट सेलर कहा जाता है, उस पर बहुत कुछ लिख रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो अभी शुक्ल जी को जो सम्मान मिला अगर समकालीन कवियों में, तो अगर कोई कवि नहीं लिख रहा होता तो रॉयल्टी का जो 30 लाख रुपए वो नहीं मिलता। तो लिखा जा रहा है, समकालीन साहित्य में भी बहुत अच्छा लिखा जा रहा है। और मुझे लगता है कि हमारी एक प्रक्रिया बन गई कि जो पुराने जो चलते आ रहे हैं उनको ही हम आगे लेके चल रहे हैं। कुछ नए साहित्य में जो क्षेत्र में युवा लोग काम कर रहे हैं उनको आगे लाने की आवश्यकता है। ये हम सब साझी जिम्मेदारी। बहुत अच्छा। अंतिम बस एक बात कर लेते हैं आदरणीय जगदीश मित्तल जी से। आप समग्र रूप से बताएं जगदीश जी के क्या संदेश देना चाहेंगे समाज को, साहित्यिक संस्थाओं को, कि किस प्रकार के कार्य को उनको करने की आवश्यकता। एक अंतिम बात आपसे। मेरा सोचना यह है कि जो उपेक्षित विषय हो गए हैं, कई बार हमारी सबकी दृष्टि से ओझल हो गए हैं, ऐसे ऐतिहासिक विषयों पर और पौराणिक विषयों पर उनको सामने लाकर उसमें से कवियों को संस्कार देने वाली बात लिखनी चाहिए जो सहज लोगों के ध्यान में आती है। तो उस पर यदि फोकस करेंगे और ऐसे लिखने वाले बालकों का हम सम्मान करेंगे तो उससे उनका उत्साहवर्धन भी होगा। हम ऐसे बालकों को प्रतिवर्ष 15 बालकों को सम्मानित करते हैं, पुरस्कार देते हैं, आर्थिक पुरस्कार देते हैं देश भर में जो युवा कवि हैं, और 15 नवंबर को ऐसे कवियों का हम सम्मान दिल्ली में बुला करके करते हैं। बहुत अच्छा। मतलब कुल मिलाकर हम ये मान सकते हैं कि राष्ट्र आश्वस्त रहे कि इस राष्ट्र की साहित्यिक संस्थाएं साहित्यिक योगदान पूर्ण रूप से दे रही हैं और साहित्य को आगे ले जाने का कार्य कर रही हैं। आइए इसी के साथ विराम लेते हैं। अगले किसी कार्यक्रम में पुनः ऐसे ही भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। साहित्य के विकास में निजी साहित्यिक संस्थाओं का योगदान। अभी आप ये परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और साहित्य सेवी श्री जगदीश मित्तल, वरिष्ठ कवि, लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता श्री सुधाकर पाठक, वरिष्ठ शायर और समाज सेवी डॉक्टर संजय जैन। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे युवा कवि और समाज सेवी श्री भुवनेश सिंघल। और आइए